शो है वन, क्या हाल चाल और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। तो बच्चों आज हम करने वाले हैं अपने क्लास 9 हिंदी का तीसरा चैप्टर जो कि है संवादहीन। इससे पहले हमने पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर कर लिया है। आपने अगर नहीं देखा तो जाके फटाफट से देखिए और उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। ये है हमारा तीसरा चैप्टर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है संवादहीन, ठीक है। संवादहीन हम करने से पहले उसके लेखक के बारे में देख लेते हैं। तो लेखक जो है वो है शेखर जोशी, जो राइटर है वो है शेखर जोशी। ये सबसे पहले यही देखने को मिलेगा आपको कि संवादहीन का जो लेखक है वो कौन है। तो संवादहीन का लेखक जो है वो है शेखर जोशी। शेखर जोशी का जन्म कब हुआ था? तो शेखर जोशी का जन्म 1932 में अल्मोड़ा उत्तराखंड में हुआ था, ठीक है। ये दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़। उसके बाद पहले तो उत्तराखंड अभी जो है वो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। आप सबको पता होगा कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से टूट के बना है। तो उस टाइम उत्तराखंड में हुआ था, अभी वो उत्तर प्रदेश में है। चलो ये छोड़ दो उसको, ये बस इतना याद रखना है कि 1932 में हुआ था शेखर जोशी का जन्म, जो कि संवादहीन का लेखक है। उनका पहला कहानी संग्रह कोसी का घटवार सन 1958 में प्रकाशित हुआ था। तो उनका पहला कहानी क्या था? कहानी संग्रह कोसी का घटवार सन 1958 में प्रकाशित हुआ। उनकी अन्य प्रमुख रचनाएं क्या हैं? उनकी प्रमुख रचनाएं हैं हलवाहा, नौरंगी बीमार है, आदमी का डर, डंगरी वाले, मेरा पहाड़, ठीक है, कहानी संग्रह है। उसके बाद एक पेड़ की याद, स्मृति में रहे वे, ना रोको उन्हें, शुभ्रा, ये सब है, मेरी ओलियाँ गाँव। उसके बाद ये सब उनकी कहानियों का संग्रह है। शेखर जोशी कथा संग्रह शीर्षक से प्रकाशित है। तो शेखर जोशी जो है वो कथा समग्र शीर्षक से प्रकाशित है। उसके बाद शेखर जोशी ने ग्रामीण शहरी मध्यवर्गीय समाज के जीवन मूल्यों का कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के जीवन संघर्षों को अपनी कहानियों में प्रमुखता दी है। तो देखिए सबको अलग अलग अपना मेन कैरेक्टर बनाते हैं। तो इन्होंने क्या कैरेक्टर बनाया है कि जो ग्रामीण शहरी मध्यवर्गीय समाज है, जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो कारखानों में काम करते मजदूर हैं, उनका जीवन, उनका संघर्ष जो है, जो उनकी जीवन में जो मुश्किल होती है, जो कठिनाइयाँ होती हैं, उनको इन्होंने दिखाने के लिए अपनी कहानियों में प्रमुखता दी है, ठीक है। उन्हें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार मिला है। तो देखिए उनको पुरस्कार मिला है महावीर प्रसाद द्विवेदी, एक पुरस्कार का नाम है जो मिला है किसको? तो वो मिला है जोशी जी को, ठीक है। उसके बाद साहित्य भूषण सम्मान भी मिला है। साहित्य भूषण सम्मान भी मिला है मध्य प्रदेश शासन द्वारा अखिल भारतीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान। मैथिली शरण गुप्त जो है एक बहुत बड़े साहित्यकार थे, तो उनके नाम से ये सम्मान भी दिया जाता है। उसके बाद श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और उनका निधन अभी 2022 में हुआ है, ज़्यादा दिन नहीं हो रहा, 2022 में इनका निधन हुआ है। किनका? शेखर जोशी का, ठीक। ये हो गया हमारे शेखर जोशी। तो ये था हमारे लेखक का परिचय। उसके बाद थोड़ा सा संवादहीन कहानी के बारे में जान लेते हैं। संवादहीन कहानी जो है, देखो संवादहीन का मतलब क्या होता है? संवादहीन से आप सब क्या समझ रहे हैं? तो देखो जैसे कि हम लोग पता संवाद मतलब बात विचार, संवाद मतलब पता है बात करना, संवाद करना। तो संवादहीन मतलब बात नहीं, मतलब हीन मतलब क्या हो जाता है? समझ, मतलब नहीं, बातचीत नहीं। संवादहीन जो संवाद उसके ऊपर किया नहीं जा सकता, वैसा संवादहीन है। तो कहानी ग्रामीण वृद्ध स्त्री के अकेलेपन की संवादहीन कहानी है। मतलब एक कहानी जो है ग्रामीण वृद्ध स्त्री, एक बूढ़ी स्त्री है जो अकेलेपन, उसका वो अकेले हो गई है, उसका कहानी है। कहानी के दो मुख्य पात्र ताई और मिट्ठू हैं। तो क्या है? ताई है और मिट्ठू। जैसे हम लोग चाची बोलते हैं ना, काकी बोलते हैं, उसी तरह ताई होता है। ताई और मिट्ठू है। मिट्ठू ताई के लिए केवल एक तोता नहीं, तो एक ताई है और उसका एक मिट्ठू है, मतलब तोता है जिसका नाम मिट्ठू है। तो मिट्ठू ताई के लिए केवल एक तोता नहीं बल्कि संवाद का माध्यम है, मतलब बातचीत का माध्यम है, और उसके साथ कोई बात करने के लिए नहीं है, इसलिए ताई जो है मिट्ठू से ही बात करती हैं। ममता का केंद्र है। इन दोनों के बीच कभी प्रेमपूर्ण संवाद है तो कभी नोक झोंक। तो ये लोग कभी अच्छे से बात करते हैं, प्रेमपूर्ण रहते हैं,
नहीं तो फिर कभी नोकझोंक होती है, इन लोगों के बीच में लड़ाई होती है। उसके बाद मनुष्य और पशु पक्षियों के संबंधों को दर्शाने के साथ ही यह कहानी समकालीन जीवन यथार्थ के विसंगतियों जैसे पलायन, अकेलेपन, आदर्श एवं यथार्थ के द्वंद्व को अभिव्यक्त करती है। मतलब यहाँ पे नोकझोंक को तो दिखाया ही जा रहा है, मनुष्य और पशु पक्षियों के बीच में संबंध को तो दर्शाता ही है, और साथ ही साथ ये कहानी पलायन, पलायन मतलब देखिए जैसे कोई काम करने के लिए शहर चले जाते हैं तो पलायन हो गया, वो अकेलापन, जैसे कोई अकेले रह गया, कोई पलायन कर गया तो कोई अकेला तो रहेगा ना, वैसे ही। उसके बाद आदर्श एवं यथार्थ के द्वंद्व को यहाँ पे दर्शाता है। तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब हमारा एक्चुअल स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये देखिए, ये है भैया मिट्ठू साहब, जो ताई जी के मिट्ठू हैं, और चैप्टर का नाम है संवादहीन। तो चलिए यहाँ देखते हैं। गहरी सांस लेकर ताई कहती हैं, गहरी सांस लेकर ताई कहती हैं, भगवान कैसे नैया पार लगेगी। और बंद पिंजरे में अपने पंखों को फड़फड़ाता उछल कूद मचाता मिट्ठू उत्तर देता, राम राम कहो सीता राम कहो। ठीक है, तो देखिए ताई एकदम गहरी सांस लेते हुए कहती हैं कि भगवान कैसे नैया पार लगेगी। तो पिंजरे में जो मिट्ठू है वो कहता है कि राम राम कहो सीता राम कहो। फिर ताई दोहराती है सीता राम सीता राम। फिर ताई मिट्ठू, मिट्ठू ताई, ये सब बोलते रहते हैं। उसके बाद अब ये ही दो प्राणी गांव के बीच स्थित बड़े घर अब ये ही दो प्राणी गांव के बीच स्थित बड़े घर के उस सूने खंडहर में एक दूसरे को सहारा देने के लिए रह गए थे। मतलब कि भैया एक बड़ा सा घर है गांव में, वहाँ पे सिर्फ एक ताई है और एक मिट्ठू है। उस बड़े घर में एक बड़ा सा घर है जिसमें बस दो ही लोग रह रहे हैं, एक तो ताई है एक तो मिट्ठू। भाई अब सूना लग रहा है, खंडहर लग रहा है, क्योंकि कहीं पे जो आदमी नहीं रहता किसी घर में तो वो खंडहर ही लगने लगता है। ठीक। ताई ने अपने जीवन में अच्छे दिन भी देखे थे, पूत परिवार, बहू बेटियां, नौकर चाकर, गाय ढोर या क्या नहीं था बड़े घर में। देखते ही देखते क्या से क्या हो गया, क्या से क्या हो गया, ये सब ये सुना है ना। ठीक है, तो क्या हुआ भैया कि उन्होंने उसके पास पहले सब कुछ था, उस घर में सब कुछ था, पूत परिवार, नौकर चाकर, बहू बेटियां, गाय ढोर सब था, उन्होंने सब उसके पास था। लेकिन देखते ही देखते क्या हो गया, बहू बेटे गांव का मोह छोड़कर शहर के होकर रह गए। मतलब वो गांव छोड़कर चल गए शहर। बेटियां अपने अपने हाथ पीले कराकर अपनी गृहस्थी में रम गई, किसके भरोसे कारबार संभालता। धीरे धीरे सब पराए हाथों में चले गए। तो अब देखो क्या हुआ कि भैया जो बेटे थे, बहू बेटे जो थे वो तो शहर चल गए काम के लिए। उसके बाद उसकी जितनी बेटियां थी वो लोगों ने शादी करा के अपने अपने घर चल गई। जब खेती बाड़ी नहीं, कारोबार नहीं, तो नौकर चाकर किस दम पर टिकते। तो भैया अब खेती बाड़ी ही नहीं हो रहा, कोई कारोबार ही नहीं हो रहा, तो फिर नौकर चाकर क्यों करेगा, कुछ काम ही नहीं हो लोग का, तो इसलिए नौकर चाकर भी अब हट गए, सब खत्म हो गए। अपनी अकेली जान के लिए ताई 2 जून का 1 जून चूल्हा फूंक लेती। मतलब 2 जून का 1 जून चूल्हा फूंक लेती, मतलब कि भैया वो अपने लिए खाना बना लेती अकेले। उसके बाद चौका चूल्हा टाल जाती, पेट की समस्या उनके लिए कभी समस्या नहीं रही। वह सुने घर की भाई भाई जैसे उन्हें काटने की दौड़ती है। उनको कभी खाने पीने के लिए टेंशन रहता ही नहीं, मतलब वो तो खाना बना ही लेती, लेकिन भैया उनको अकेले जो है घर में वो उसको काटने को दौड़ती है। अकेलापन, लोगों को लगता है ना भाई अकेले हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। कभी कभी देखना तुम्हारे घर में बहुत कोई है, अचानक से कोई फंक्शन में चला गया, तुम अकेले घर में रह गया, तो कैसे लगता है, घर में लगता है भाई क्या है घर में, समझ में कोई मज़ा ही नहीं आएगा जब तक घर में कोई इंसान नहीं रहेगा। भला हो गणपत का जिसने ताई के सूनेपन को सहारा दे दिया था। वह न जाने कहाँ से एक प्यारा सा पहाड़ी तोता ले आया था। तो भैया एक गणपत था एक आदमी का नाम, जिसने ताई को एक तोता दिया, वही उसका सूनेपन का सहारा हो गया कि भैया जिससे वो बात कर सकती। फिर ताई की सारी ममता मिट्ठू पर बरस पड़ी। वह रात दिन मिट्ठू को लेकर ही बेचैन रहने लगी। तो रात दिन अब मिट्ठू के बारे में सोच रही है, भैया अब कोई है ही नहीं उसके पास, तो क्या करेगी, वो मिट्ठू के बारे में ही सोचेगी। फिर जो ताई अपनी खातिर चूल्हे जलाने में आलस कर जाती थी, वही
अब नियम पूर्वक मिट्ठू के लिए रात दिन दाल भात बनाती। मिट्ठू के वक्त बेवक्त के तकाजों के लिए रोटी बचाकर रखती। अब ताई को इस बात की पूरी जानकारी रहने लगी थी कि किसके खेत में हरी मिर्च तैयार हो गई हैं और किस पेड़ में फसल की आखिरी अमरूद बचे हैं। तो ये देखो, अब पहले तो खाना जैसे तैसे बना लेती थी, एक आदमी था तो कभी बनाती थी कभी नहीं बनाती थी। लेकिन भैया जब से मिट्ठू आया तब से जो भी उसका सारा प्यार सारा ममता है सब मिट्ठू पे लुटाने लगी। और उसके बाद मिट्ठू का खाना का ख्याल रखने लगी, कब खाता है कब नहीं, ऐसे उसको दाल भात बना के खिलाती। अब उसके बाद जो है उसको सारे पूरे गांव का पता होने लगा, क्योंकि भाई मिट्ठू जाता होगा मिर्चा खाने के लिए तो उसको बताना होगा कि हाँ उसके घर में ये मिर्ची के पेड़ लगे हैं या यहाँ पे अमरूद इस पेड़ में अमरूद है, ऐसे तो सब कुछ उसको जानकारी मिलने लगा। अब कुशाग्र बुद्धि छात्र की तरह मिट्ठू ताई के पढ़ाए गए पाठ को न केवल हूबहू दोहरा देता बल्कि एक दो बार सुनकर याद भी रख लेता। तो देखो, कुशाग्र मतलब बढ़िया तेज तरार, बुद्धि छात्र की तरह मतलब कि तेज तरार छात्र की तरह वो मिट्ठू जो है ताई उसको पढ़ाती थी उसको दोहराता ही नहीं, उसको याद भी रख लेता था कई कई बार। और मौके बे मौके ताई के सवालों का सटीक उत्तर दे देता। तो कभी कभी मौके पे ताई जो कुछ सवाल पूछती तो उसका उत्तर भी दे देता। बड़े घर के सूनापन धीरे धीरे मिट्ठू के बातचीत से अब रौनक में बदल गया। तो भैया बड़े घर का जो सूनापन था वो धीरे धीरे मिट्ठू के बातचीत से अच्छा होने लगा, रौनक में बदल गया। अड़ोस पड़ोस की बहू बेटियां बच्चों को गोदी में उठाकर मिट्ठू से उनका मन बहलाने के लिए जुटती और घर गुलजार हो जाता। सुबह पो पटने लगती, पेड़ों में चिड़ियाँ चहचहाती। तो अब क्या हुआ, ये जैसे मिट्ठू आया, मिट्ठू देखो कोई गांव में तोता होता है तो कोई आदमी अगर जाता है तो उससे छेड़ने लगता है, उससे बात करने लगता है। तो वैसे ही गांव वाले भी आके इसके साथ खेलते थे और अपने बच्चे लोग को भी साथ ले आके खेलते थे, ताकि बच्चे लोग थोड़ा चुप हो जाए। रोने लगते हैं ना तो कुछ खिलौना दिखाना पड़ता है, तो वो मिट्ठू को लेके दिखाते थे। उसके बाद तो मिट्ठू भी जैसे ताई को भोर की झपकी से जगाने के लिए ही अपना पाठ शुरू कर देता। तो भैया जैसे ताई सोई रहती, मिट्ठू बेचारा मस्त उठता है और अपना पाठ शुरू कर देता है जगाने के लिए। ये देखो प्यारा सा मिट्ठू यहाँ पे है, ये है हमारी ताई। ठीक, उसके बाद हर हर गंगे, यहाँ क्या बोलता है मिट्ठू का पाठ देखो, हर हर गंगे सीताराम बोल मिट्ठू राम राम। ताई बोलती है मिट्ठू राम राम। ताई अचक्कर उठ बैठती, लाड से मिट्ठू को निहार कर आशीष देती, जीते रहो बेटा जुग जुग जियो। और मिट्ठू भी बदले में अपनी क्या लिखा है, बुजुर्गी दिखाकर कहते हैं खुश रहो। तो मिट्ठू क्या बोलता है, खुश रहो। ठीक है, वो बोलता है, वो बुजुर्ग जो लोग बोलते हैं ना खुश, वही बुजुर्गी दिखा के, मतलब बुजुर्गी मतलब क्या होता है, बुढ़ापा दिखा के एक तरह से उसके जैसा नाटक करके। उसके बाद ताई जो है निहाल हो जाती है, मतलब ताई निहाल मतलब खुश हो जाती, गदगद हो जाती। फिर वृद्धावस्था का शरीर और उस पर नई गृहस्थी का भार, कामकाज से थक कर ताई जब कभी पिंजरे को बगल में रख कर सुस्ताने लगती तो अन्यास ही मिट्ठू से सवाल कर बैठती। क्या बोलती है भैया, बोलती है मिट्ठू अब कैसे कटेगी। और नौजवान मिट्ठू ताई के बुढ़ापे के का सहारा बनकर दमखम के साथ उन्हें दिलासा देता है। तो देखो अब ताई तो बूढ़ी हो गई है, तो वो बोलती भैया अब कैसे कटेगा। तो मिट्ठू उसको अपना मिट्ठू तो अभी जवान है ना, बोलता है कि भैया हम सहारा बनेंगे और उसको दिलासा देता। ठीक, फिर बोलता मिट्ठू कटेगी ऐसे। फिर ताई के थके शरीर से प्राण लौट आते हैं, तो ताई जो थके शरीर है तो उसमें जान आ जाता है। फिर और तब उस आलस दोपहरी में ताई मिट्ठू को अपनी राम कहानी सुनाने लगती, मतलब अपने बारे में कहानी सुनाने लगती। वैभव और सत्ता के बीते दिनों के कथा गाथा, काल की अतल गहराइयों से झांकता एक एक चेहरा ताई को एक नए नए प्रसंगों की याद दिला देता। तो वो मस्त बैठ के जो मिट्ठू को अपना अपना कहानी सुनाती। मेरा गला खराब हो रहा है क्या भाई, थोड़ा सा पानी पी लेना चाहिए।
आह, समय समय पे पानी पी लेना चाहिए, तुम लोग भी पी लो, ठीक है। हाँ, हम लोग कहाँ थे, यहाँ पे। तो भैया अपने जो वैभव, अपना सत्ता मिट्ठू को पूरा सुनाती कि हम लोग ऐसे रहते थे, हम लोग वैसे रहते थे, हम लोग का दिन ऐसा था, ऐसे करके पूरा सुनाया करती होगी। उसके बाद यहाँ जमींदार जमींदार साहब का रोबीला चेहरा, वो बताती जमींदार साहब का रोबीला चेहरा, उनके उपकारों से दबी प्रजा के अनगिनत चेहरे, वे हाथी, वे घोड़े, वे खेल तमाशे, वे ब्याह शादियाँ, तीज त्यौहार, जन्म और मृत्यु पर्व, वे भोज, वे दावतें, जमींदार साहब के दरबार की रौनक, ठीक है, उनकी गुणग्राहता, उनकी तुनक मिजाजी, उनका गुस्सा, उनके इशारे पर मर मिटने वाले लोग। ताई घंटों तक मिट्ठू को अपने जीवन गाथा सुनाते रहती और वह अपनी गर्दन टेढ़ी कर कभी धैर्यवान श्रोता बना रहता और कभी अपनी समझ के अनुसार बीच बीच में कुछ टिक्का टिप्पणी कर देता। तो ताई क्या कह रही हैं साहब के बारे में, साहब जमींदार साहब के बारे में हम बता रही हैं कि भैया उनका घोड़े, हाथी, उनके जो है शादी विवाह त्यौहार का दिन, वो मृत्यु, वो पर्व का दिन, वो भोज का दिन, वो दावत का दिन, ठीक है। वो बोलता है कि वो लोग जो उनके लिए मरने मिटने के लिए तैयार, सबके बारे में ये कहानी सुनाती कि ऐसे ऐसे होता था। तो इसी में मिट्टू कभी कभी सुनने लगता अच्छे से, कभी कभी कुछ सवाल भी पूछ देता बीच बीच में, तो ऐसे सुनते रहता, दोनों एक दूसरे से बात करते रहते। ऐसा नहीं कि ताई और मिट्ठू का संवाद हमेशा प्रेमपूर्ण ही रहता। कभी कभी ताई थकी मांदी लेटी होती और अपनी किसी जिद को मनवाने के लिए मिट्ठू पिंजरे में तूफान खड़ा कर देता। तो भैया खड़ा कर देता, पानी और दाने की कटोरी को जानबूझकर उल्टा देता और तो खिंचकर ताई कोसती, मेरी जान खाने को आ गया है, मर जा, ठीक है। और मिट्ठू भी उतनी ही खींच के साथ हमला बोल देता, मर जा मर जा मर जा। फिर मनोबल का दौर चलता और ताई और मिट्टू की दुनिया पहले की तरह प्रेम से चलने लगती। तो भैया हमेशा प्रेम पूर्वक ही नहीं चलता था, कभी कभी मिट्टू जो है बदमाशी कर देता था, अपना कुछ जिद मनवाने के लिए एकदम आफत मचा देता था और जानबूझकर जो खाने का कटोरी होता है उसको उलट देता। और तो उसकी ताई जो है वो परेशान होकर बोलती, तुम मर जा, तुम मुझे को परेशान करने के लिए आया, मेरा जान खा रहा है, तुम मर जा मर जा। तो मिट्टू भी बोल देता मर जा मर जा, ठीक है। तो फिर उसके बाद फिर दोनों एक दूसरे को मनोबल मतलब काम चलता, मतलब दोनों को मनाते और फिर दोनों प्रेम से चलने लगते, ठीक। उसके बाद ताई को घड़ी भर के लिए भी मिट्ठू का वियोग सहन नहीं हो सकता था। कभी कभार गांव में थोड़ी देर के लिए भी न्योते बुलावे में जाती तो 10 बार खिड़की दरवाजे की शक्लें ठोक कर देखती, कंजूस के धन की तरह मिट्ठू को छिपा कर रखती और जल्दी लौट आने का दिलासा देकर देरी से पाँव बाहर निकालती। अरे क्या हो गया, मेरा गला खराब हो गया भाई। माइक टेस्टिंग, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, ताई जो है बहुत प्यार हो गया था मिट्टू से, और तो एक जरा सा वियोग मतलब क्या, दूर रहना, दूर नहीं रह पाती थी। तो कभी कभार जो न्योता वेता आता था तो अगर कहीं जाना होता था तो बार बार वो दरवाज़ा अच्छे से देखती कि हाँ लगा होगा है कि नहीं, एकदम खिड़की दरवाजे सब बंद कर देती ताकि मिट्टू को कोई देख ना ले, कोई चुरा ना ले, इस तरह से मिट्टू का ख्याल रखती, ठीक है। उसके बाद ही वो बाहर जाती। लेकिन एक संयोग आ पड़ा कि ताई धर्म संकट में पड़ गई। इस लोक में ताई ने बहुत ऊंच नीच देख लिए थे, अब कभी कभी परलोक की चिंता भी मन में घर कर जाती। गांव के कई लोग कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज जा रहे थे। तो भैया अब एक टेंशन आ गया, क्या टेंशन आ गया कि गांव पर कहाँ जा रहे थे, प्रयागराज कुंभ स्नान के लिए। अभी हुआ था ना कुंभ स्नान, कौन कौन गया था, ठीक है। अच्छा साथ बन रहा था। प्रयाग में कुंभ स्नान का लोभ जहां उन्हें अपनी ओर खींच रहा था, वहीं मिट्ठू की चिंता अपनी ओर खींच रही थी। हंसी हंसी में किसी ने सलाह दी, ताई मिट्ठू को भी साथ ले चलो, उसे भी गंगा स्नान करा देना। किसी दूसरे ने टोक लिया,
टोक दिया कि रेलगाड़ी में उसका भी टिकट लगेगा। तो भैया वो बोला कि भैया मिट्ठू को ले तो जाएगी लेकिन उसमें उसका भी टिकट लगेगा। आखिर वह भी बोलता बतियाता प्राणी है, ताई प- पसोपेश में पड़ गई, मतलब कि सोच में पड़ गई। फिर टिकट का पैसा भी वह मिट्ठू की खातिर खर्च कर देती, लेकिन मेले ठेले भीड़ भाड़ में उसकी सुरक्षा के बारे में उन्हें पूरा भरोसा नहीं था। अंत में जगन मास्टर की घरवाली ने उनकी चिंता दूर कर दी। वह ताई के लौटने तक मिट्ठू को अपने घर पास रखने के लिए सहमत हो गई थी। ठीक है, तो क्या हुआ कि अब एक मेला क्या बोलते हैं, प्रयागराज स्नान करने के लिए सब जाता है, तो ये भी लगा कि हमको भी जाना चाहिए। तो अब टेंशन हो रहा था कि भाई मिट्ठू को क्या करें। तो कोई बोला कि भाई मिट्ठू को भी ले जाओ, लेकिन एक आदमी बोला कि मिट्ठू तो बोलता बतियाता है, इसका भी टिकट लगेगा। तो टेंशन में आ गई। फिर सोची कि हाँ चलो टिकट तो कटवा देंगे, चल जाएगा। लेकिन फिर सोची कि वहाँ इतना सारा भीड़ भाड़ होगा, इसका टेंशन है कुछ हो कर जाएगा, इसके लिए वो सोचने लगी। फिर क्या हुआ गांव में, रुक जा भाई रुक जा तू, अरे यार कोई दवा ववा बताओ यार कि कैसे ठीक होगा। बहुत गंदा वाला खाली हो रहा है, गला बार बार ख़राब हो जा रहा है मेरा। ठीक है, तो क्या हुआ कि इस टेंशन में हो गई थी, लेकिन वो गांव में एक जगन मास्टर की घरवाली ने बोला कि भैया आप जाइए, मैं आपके लिए ये मिट्ठू का ख्याल रख लूँगी। तो वो थोड़ा सा टेंशन ख़त्म हुआ। ठीक है, उसके बाद विदा के दिन, मतलब जाने के दिन, विदा के दिन ताई के आंसुओं की धार नहीं रुक रही थी। मतलब बहुत टेंशन हो रहा था, एक दूसरे से विदा नहीं होना चाह रही थी, उसको छोड़ के नहीं जाना चाह रही थी, लेकिन बहुत रोने लगी जाने टाइम। वो पुकारती, जल्दी लौट आने का दिलासा देती। मिट्ठू भी उसके बातों में उत्तर में हर हर गंगे राम राम सीताराम कहकर उन्हें भरोसा दे रहे कि वह जगन मास्टर की घरवाली के साथ प्रेम से रह लेंगे। तो भैया मिट्ठू भी बोल देता, हाँ जाइए आप, हम आराम से इनके साथ रह लेंगे, आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। ताई तो कुंभ स्नान के लिए चल दी, लेकिन जगन मास्टर के घर में महाकुंभ हो गया। क्या हुआ भैया, देखो ताई तो चल गई, लेकिन अब जगन मास्टर के घर में महाकुंभ हो गया। क्या हो गया कि अपने पति के सलाह लिए बिना, क्या हुआ, अपने पति के सलाह लिए बिना मास्टराइन ने ताई का भार अपना लिया। मतलब ये जो जगन मास्टर की जो मास्टराइन है वो मास्टर जी से नहीं पूछी थी। तो ठीक है, तो जगन मास्टर क्या हुआ, जगन मास्टर दूसरे मिजाज के आदमी थे। उन्होंने अपने कुछ नियम सिद्धांत बना रखे थे और भरसक कोशिश करते थे कि उनके कारण किसी को कोई कष्ट ना पहुंचे। तो भैया वो अलग मिजाज के आदमी थे, तो उन्होंने, उनका अपना नियम कानून था कि उनके कारण किसी को भी कष्ट ना पहुंचे। ठीक है, उसके बाद स्वतंत्र विचारों के आदमी थे, दूसरों की स्वतंत्रता पर बाधा नहीं डालना चाहते थे, तो वो किसी को कैद करके नहीं रखना चाहते थे। पिंजड़े में बंद मिट्ठू को देखकर उन्हें बेचैनी होने लगी। जब जब मिट्ठू को देखते अपनी पत्नी की बुद्धि पर तरस खाते और अपने आप को भी दोषी अनुभव करते। तो भैया जैसे ही वो सोचते थे कि भैया सब कोई स्वतंत्र होना चाहिए, स्वतंत्र विचारों वाले आदमी थे। तो वो जैसे ही मिट्ठू को देखते कि वो पिंजड़े में बंद है, तो उनको टेंशन हो जाता कि भैया इसका जीवन कितना कि पिंजड़ों में बीत रहा है, तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते। तो क्या हुआ, जगन मास्टर के लिए जब मिट्ठू की यातना असहज हो गई, तो उन्होंने एक दिन कमरा बंद कर मिट्ठू के पिंजरे को ज़मीन पर रखा। क्या हुआ, कमरा बंद करके जो मिट्ठू के पिंजरे को ज़मीन पर रखा, उसका दरवाज़ा खोल दिया। क्या हुआ, दरवाज़ा खोल दिया ताकि उसे कुछ देर के लिए ही सही खुली हवा में आने का मौका देकर अपने पाप का थोड़ा सा प्रायश्चित कर ले। तो भैया उन्होंने क्या हुआ, गेट खोल दिया पिंजड़े का, ताकि उनको लगा कि भैया थोड़ा देर ही ये खुली हवा में सांस ले ले, कितना दिन पिंजड़े में बंद रहेगा, ऐसा सोचा। भला मास्टर था बेचारा। ठीक है, मिट्ठू अब पिंजरे में रहने के इतने आदी हो चुके थे कि उन्होंने बाहर आने की कोई इच्छा नहीं प्रकट की। अब भैया मिट्ठू एकदम आदी हो गया था, वहाँ का आदत बना लिया था, भैया हम क्यों जाएंगे बाहर, मेरा घर यहीं है, वो तो किसी को भी लगता है। ठीक है, जगन मास्टर भी अपनी धुन के पक्के थे। निकट की अनाज का थैला पकड़ा दिया तो पड़ा हुआ था। उन्होंने मुट्ठी में थोड़ा अनाज लेकर पिंजरे के दरवाजे के सामने बाहर तक बिखेर दिया। तो भैया अब क्या किया कि पिंजरे के बाहर वो अनाज फैला दिया ताकि वो बाहर निकल सके।
और स्वयं अलग हटकर उसे देखते रहे। मिट्ठू धीरे धीरे दाना चुगते हुए क्या हुआ, वो बाहर आ गया, है ना। तो दाना चुगते हुए बाहर आ गया। जगन मास्टर ने संतोष की सांस ली। मिट्ठू फिर पिंजरे के छत पर बैठ गया। 1-2 घंटे बाद जगन मास्टर ने उन्हें पकड़कर पिंजरे में बंद कर दिया और चैन की सांस लेकर पिंजरे को बरामदे में टांग दिया। तो इस तरह से ये कांड हो गया। उसके बाद अब जगन मास्टर हर रोज़ कमरा बंद करते, मिट्ठू को बाहर आने का आमंत्रण देते और उनकी आज़ादी का सुख उन्हें स्वयं भोगते। ठीक है। यह क्रम 3-4 दिन चला ही था कि एक दिन मिट्ठू की नज़र ऊपर खुले रोशनदान पर पड़ गई और सहज कौतूहलवश वह पिंजरे के छत से तिरछी आंख अपने लक्ष्य की ओर देखकर रोशनदान पर पहुंच लिए। ठीक है। जगन मास्टर का ध्यान अचानक गीता रहस्य से हटकर मिट्ठू के पंखों के फड़फड़ाहट पर गया। तो क्या हुआ, मिट्ठू जो है एक दिन इसी तरह बाहर निकला हुआ था, तो देखा कि भैया जो घर में एक होता है ना रोशनदान जिसको बोलते हैं, जिसे हवा आने के लिए जगह छोड़ा जाता है गेट सबसे ऊपर में, तो वो उस पर भी नज़र पड़ा। तो मिट्ठू सोचा कि भैया चला जाए, थोड़ा सा उधर भी चलते हैं। तो कौतूहलवश मतलब कि मज़े में वो पिंजरे के छत से तिरछी आंख मतलब वहाँ फड़फड़ा के वहाँ चल दिया। मास्टर जी जो है हमारे जगन मास्टर, वो गीता रहस्य पढ़ रहे थे। गीता रहस्य से उसका ध्यान हटकर मतलब कि आंख हटा कर फड़फड़ाते हुए जो फड़फड़ाया तोता उसके तरफ ध्यान गया। फिर रोशनदान पर बैठे मिट्ठू पर। ठीक है। अब देखा भैया जगन मास्टर के हाथ में अनाज लेकर आ की गुहार लगा ही रहे थे कि मिट्ठू ने फिर तिरछी आंख से रोशनदान के बाहर की दुनिया की ओर देखा और ये गए। मतलब अब धीरे धीरे वहाँ तो गया, रोशनदान में पहुँचा। अब वहाँ पहुँचने के बाद वो क्या हुआ, बाहर निकल दिया। तो भैया वो तो बाहर उड़ गया। हो गए अकेले मिट्ठू क्या उड़े, तो अकेले मिट्ठू क्या उड़े, आदर्शवादी जगन मास्टर के हाथों से सभी तोते उड़ गए। ढीली धोती को दोनों हाथों में संभालते हुए वह बाग में एक पेड़ से दूसरे पेड़ के पास मिट्ठू आ पुकारते हुए पसीना पसीना होते रहे। और मिट्ठू एक डाल से दूसरे डाल पर, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर अपने पंख तोलने में मशगूल रहे। तो भैया ये कांड हो गया इसके साथ। मतलब वो मास्टर जी जो है इसको बाहर का दुनिया थोड़ा सा खेलने के लिए इसको खोल रहे थे, लेकिन मिट्ठू को अब बाहर का दुनिया ज़्यादा मज़ा आने लगा। तो क्या हुआ, पहले तो पिंजरा से निकला, फिर रोशनदान पहुंचा, रोशनदान से फिर बाहर निकला और एक पेड़ से दूसरे पेड़ ये कूदने खेलने लगा। वहीं मास्टर जी जो है उसको पुकारते रहे मिट्ठू आ, लेकिन मिट्ठुआ कहाँ आएगा भैया, वो तो उड़ गया। अब देखो, ताई के लौटने के दिन निकट आ रहे थे। हाँ भैया टेंशन वाला बात है। अरे ये क्या कांड हो रहा है। तो ताई के लौटने के दिन मतलब वापस आने के दिन, वापस आ रहे थे, मतलब ताई के लौटने के दिन निकट आ रहे थे। तो क्या हुआ, गांव में सभी के मन में यह अनहोनी घटना के एक गहरी आशंका को जन्म दे दिया था। तो ये कांड हो गया था कि मिट्ठू तो उड़ गया। ताई के तेज स्वभाव के अतिरिक्त मिट्ठू के प्रति उनके लगाव को सभी जानते थे। तो ताई तो बहुत तेज स्वभाव की थी कि भैया तो डांट मिल जाएगा, लेकिन जो मिट्ठू से वो बहुत प्यार करती थी। ठीक है ना। तो सभी जानते थे लौटकर मिट्ठू को ना पाने पर उनकी क्या दशा हो सकती है, इसका अनुमान वे भली भांति लगा सकते थे कि भैया अब अगर मिट्ठू नहीं मिला ताई को तो बहुत डेंजर हो जाएगा, बहुत दुखी हो जाएंगे, क्या हो जाएगा पता नहीं। बहुत सोच विचार के बाद आखिर गणपत ने एक ही सुझाव दिया कि मिट्ठू की ही सूरत शक्ल का एक दूसरा तोता ले आया जाए, ताकि ताई को भ्रम में रखा जा सके। और दूसरे दिन सच ही वो तोता लेकर हाजिर हो गया। तो क्या हुआ, मिट्ठू तो उड़ गया, मिट्ठू तो हाथ आ नहीं रहा। तो अब वहाँ पे सब सोचने लगे कि भाई दिक्कत हो जाएगा, ताई आ गई और उसको तोता नहीं मिला तो क्या हो जाएगा क्या नहीं, वो बहुत प्यार करती है तोते से। तो फिर गणपत जो है पहले से जो तोता ला के दिया था वही गणपत एक सुझाव देता है कि भैया एक और तोता लाया जाए उसी की तरह। ठीक है, ऐसे तो उसमें भ्रम हो जाएगा उसके साथ। ठीक है। अब जगन मास्टर की ज़िंदगी का एक नया दौर शुरू हुआ। अब जगन मास्टर तो अलगे टेंशन में कि क्या कांड हो गया मेरे से। तो जगन मास्टर की ज़िंदगी का एक नया दौर शुरू हुआ। वह तोते को पिंजरे में रख कर पाठ लगाने लगे। तो तोते को पिंजरे में रख कर पाठ लगाने लगे, ताकि मतलब पढ़ाने लगा उसको, तोता को, ताकि वो ताई के आने तक वह 2 अक्षर सीख ले। मतलब तोता जो तो पूरा बोलता था तो इसको भी सिखाने लगा बोलने के लिए।
यह एक संयोग ही है कि जगन मास्टर ने अंतिम दिन ताई के मिट्ठू को गीता के 2-4 श्लोक रटाने की कल्पना की थी, ताकि गंगा स्नान का पुण्य अर्जन कर लौटी हुई ताई अपने मिट्ठू के मुंह से गीता सुन सके। लेकिन वह अनहोनी हो गई। अब जगन मास्टर अपनी फिक्र के मारे खाना पीना छोड़कर घंटों पिंजरे के सामने बैठकर रटते। ठीक है, मिट्ठू राम राम, सीता राम, हर हर गंगे हर गंगे। तो ये सब रटते रहते थे उसको याद करने के लिए, ताकि उसका मिट्ठू तो पहले से तो बोलता था, लेकिन अब ये तो बोल नहीं रहा है राम राम सीता राम। बोलते बोलते उनका गला सूख जाता। मास्टराइन भोजन ठंडा होने की शिकायत करती तो आग्नेय दृष्टि से उसकी ओर देखकर पानी पीकर भी फिर दोहराते। तो भैया टेंशन हो गया था मास्टर को कि भैया हम उड़ा दिए हैं उसका मिट्ठू, तो किसी तरह उसको सिखाने में लगे हुए थे, खाना पीना सब छोड़ छाड़ के। राम राम सीता राम हर गंगे, फिर सिखा कर कहते मर जा मर जा। ठीक है, पूरा खींच कर कहते कि मर जा मर जा। वह पिंजरे के अंदर से टुकुर टुकुर उन्हें देखता रहता, या शायद उनकी बेवकूफ़ी पर हंसता रहता। तो भैया पिंजरे से वो टुकुर टुकुर देखता और हंसता रहता उसकी बेवकूफ़ी पर। फिर क्या हुआ, कुंभ स्नान से लौटकर सभी तीर्थयात्री अपने अपने घरों की ओर चल दिए, लेकिन ताई सीधे बड़े घर की ओर न जाकर जगन मास्टर के दरवाजे पहुंची। तो सीधा ताई कहाँ गई, जगन मास्टर के घर में। फिर क्या हुआ, ताई सोच रही थी कि उन्हें देखते ही मिट्ठू राम राम सीताराम की रट लगाकर आसमान सिर पर उठा लेगा, पिंजड़े में कूद फांद मचाकर तूफान खड़ा कर देगा। लेकिन वहाँ बैठे एवजी मिट्ठू ने उन्हें देखकर कोई हरकत नहीं की, वह केवल इधर उधर ताकता रहा। तो भैया ताई तो सोच रही थी कि भैया मेरा मिट्ठू मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, जैसे ही हम जाएंगे राम राम करेगा, हमको एकदम मेरे से मिलने के लिए उतावला हो रहा होगा। लेकिन वहाँ हुआ उल्टा कि वहाँ तो है तो दूसरा मिट्ठू ना, अब वहाँ उसको देख रही है तो वो कुछ कर ही नहीं रहा, इसको पहचान ही नहीं रहा ऐसे। फिर ताई अपने मिट्ठू के को गुहार कर थक गई। तो अब अपने मिट्ठू के बोल बोल के थक गई, लेकिन उसके सूनेपन का साथी न जाने किन अमराइयों में घूम रहा था। मतलब अब वो तो गुहार मतलब कि बुला बुला के थक गई, लेकिन भैया उसका मिट्टू तो आ ही नहीं रहा था, उसको मिट्टू कोई आवाज़ ही नहीं दे रहा था। अब ताई बेचारी देखो परेशान हो गई, देखो कितनी परेशान लग रही है। अब क्या हुआ, ये ख़त्म हो गया जी, ये तो कांड हो गया। थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि मिट्टू वापस आएगा, लेकिन नहीं आया भाई, ये तो मेरे साथ गलत हो गया। चलिए कोई नहीं, हमारी हो गई कहानी ख़त्म। ठीक है, ये कहानी क्या थी मैं आप सबको एक बार फिर समराइज़ कर देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग अपनी आंखें बंद करिए। क्या करिए, चुपचाप से आंखें बंद करो। ओ बगल में बैठे हो तुम, तुम्हारी आँख खोली है, बंद करो। बंद करो और देखो। मतलब सुनो, बंद करके देखना नहीं है, सुनना है। सुनना ये है कि भैया एक कहानी है जिसका नाम है संवादहीन, जिसके लेखक हैं शेखर जोशी। ठीक है, शेखर जोशी कहाँ के हैं, उत्तराखंड के। वो जो है कहानी लिखते हैं संवादहीन। संवादहीन में 2 कैरेक्टर हैं, कौन कौन, एक तो ताई है और एक मिट्ठू है। मिट्ठू एक तोता है, ताई एक बूढ़ी ताई मतलब चाची जैसी है, दादी है। तो पहले वो क्या रहती है, एक घर में, बड़े से घर में रहती है, जो अब खंडर बन गया, मतलब कि वहाँ पे कोई आदमी नहीं रहता। पहले सब कुछ था वहाँ पे, उसके बेटे बहू घर परिवार सब था। लेकिन क्या हुआ, अब धीरे धीरे सब कोई वहाँ उसको छोड़ के चल गई, ताई बस अकेले रह गई। तो एक दिन गणपत नाम का एक व्यक्ति उनको एक तोता दे के जाता है। तो तोता के साथ वो रहती है और बहुत बढ़िया से दोनों के साथ में प्रेम होता है और एक दूसरे से वो बात करते रहते हैं। इस तरह से ताई का दिल भी बहलता रहता है। ठीक है, ये है। उसके बाद क्या हुआ, वो मिट्ठू को अपना कहानी सुनाती है, बीते दिन का कहानी, साहब का कहानी, जमींदार साहब का कहानी कि मेरे घर में ऐसा हुआ करता था। ठीक है, नौकर चाकर थे, बहू बेटियां थी, उनकी बहू बेटियां शादी करके चल गई, उसके बेटे बहू चल गए काम करने शहर। इस तरह से उसका घर खाली हो गया। और फिर एक दिन हुआ जब प्रयागराज में कुंभ लगा था। तो कुंभ लगा था तो दादी ताई भी जाने वाली थी, जाने का इनका भी संयोग बना। और इस तरह से फिर क्या हुआ, मिट्ठू को अकेला छोड़ के जाना पड़ा। कैसे कि पहले तो लगा कि इनको लेके जाना चाहिए मिट्ठू को, लेकिन फिर ताई सोची कि नहीं, जो मिट्ठू को वहाँ कुछ हो जाएगा इतना भीड़ भाड़ में, इसलिए मिट्ठू को नहीं लेके गए। तो एक वहाँ गांव में एक है जगन मास्टर, उसकी बहुरिया, ठीक है, उसकी वाइफ ने उन्हें कहा, मास्टराइन ने कहा कि भैया हम रख लेंगे मिट्ठू को। तो फिर ताई जो है मिट्ठू को मास्टराइन के पास छोड़ के चली गई। अब क्या हुआ,
मास्टर जी एक वहाँ जो जगन मास्टर है वो मिट्ठू को देख के अच्छा नहीं लग रहा था कि वो पिंजड़े में है, तो वो पिंजड़े से फिर क्या करते हैं, उसको खोल खोल के उसको बाहर का ज़िंदगी जीने देते हैं। और इसी तरह एक दिन क्या होता है, वो जो मिट्ठू है वो रोशनदान से कूद कर मतलब उड़कर रोशनदान में पहुंचता है और फिर वो बाहर चला जाता है और एक पेड़ से दूसरे पेड़ में कूदते रहता है। और मास्टर जी उसको पकड़ने का बहुत कोशिश करते हैं लेकिन नहीं पकड़ पाते। फिर क्या होता है, टेंशन हो जाता है कि ताई आएगी और मिट्ठू नहीं मिलेगा, दिक्कत हो जाएगा, सब मेरा दोष हो जाएगा। फिर क्या हुआ, एक दिन फिर वही गांव वाले विचार करते हैं और जो गणपत है वो फिर से एक हूबहू ऐसा ही तोता लाता है और उसके जगह में मिट्ठू के जगह में उसको रख देता है। मास्टर जी खूब प्रयास करते हैं मिट्ठू के जैसा उसको सिखाने पढ़ाने का, लेकिन वो बेचारा नहीं बोलता है। और फिर ताई आ जाती हैं और ताई जब उन जो सोचती है कि भैया हमारा मिट्ठू होगा, लेकिन ताई देखती हैं कि ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा और फिर बहुत ज़्यादा परेशान हैरान रहती है और भैया गुहार लगाते रहती है कि वो मिट्ठू मिट्ठू, लेकिन भाई मिट्ठू कहाँ घूम रहा है कोई पता नहीं। इस तरह से आपका जो कहानी है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, कहानी ख़त्म, पैसा हजम। ऐसा ही कहानी सुनाती थी दादी लोग। तो ये ख़त्म हो गया आप सबकी स्टोरी। तो अच्छा लोग, कैसा लगा मिट्ठू की कहानी? लेकिन आगे कुछ होना चाहिए था ना, किसको किसको लग रहा है कि आगे भी कुछ होना चाहिए था? चलो कोई नहीं, आगे अपने अपने से जोड़ लेना भाई कोई भी स्टोरी कि भैया फिर 2-4 दिन दादी बीमार रही, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। तो फिर एक दिन मिट्ठू उड़ते उड़ते दादी के घर में आके बैठा, फिर देखा कि दादी वहाँ पे है, ताई जो है वहाँ पे है। और फिर ताई को देख के मिट्ठू वापस आ गया और ताई को पूछने लगा कि ये क्या हो गया। ठीक है, फिर ताई उससे भी बात करने लगी और पूछी कि तुम कहाँ चले गए थे ऐसे वैसे। और फिर उसने बता दिया कि जगन मास्टर अच्छा आदमी है, उसने मुझे खोल दिया था और मुझे बाहर का ज़िंदगी मेरा स्वतंत्र जीने के लिए वो सिखा रहा था। इस तरह से मैं उड़ गया, मेरा गलती है, लेकिन मैं अब पिंजरे में नहीं रहूँगा, मैं बाहर ही इसी तरह रहूँगा। आप टेंशन मत लो, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊँगा, दिन भर मैं उड़ूँगा फिर मैं आ जाऊँगा। ऐसे करके कहानी ख़त्म हो सकता है। क्या बात है, अरे यार मैं तो यार लेखक बन गया। चलो ठीक है। चलो ठीक, ये हो गया कहानी ख़त्म और फिर मिलते हैं अगले कहानी के साथ। तब तक के लिए मज़े करो, पढ़ाई करते रहो। और अभी फटाक से पहले मैं हिंदी ख़त्म करता हूँ, उसके बाद फिर मैं अगला कोई स्टार्ट करूँगा सब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।